बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान ने जनाब कर दिया जेल बरो तहरीक का ऐलान। वो कहते हैं जनाब मैं आपको कॉल दूंगा, तैयारी पकड़ लो, तो जेलें भर देनी है सारी। लेकिन हुकूमत उन्हें टिचकरें कर रही है, यानी मजाक उड़ा रही है उनकी बातों का। उनको सीरियस क्यों नहीं ले रही, इस पर भी बात करेंगे। और फिर जो लाहौर हाई कोर्ट के बारे में, कभी इसको किसी दौर में लाहौर हाई कोर्ट लिखा जाता था, कहते थे लोग सोशल मीडिया पे इधर उधर कि जनाब ये उनकी शरीफ फैमिली को बड़ी फेवर देता है, जो केस भी जाता है उनके हक में फिर उसका फैसला हो जाता है। फिर ये आजकल इन दिनों इसके बारे में ये कहा जाने लग गया जनाब ये सुसर जी की अदालत है। ये सुसर जी की अदालत क्यों है भाई? और फिर अब एक और इशू खड़ा हो गया हुआ है कि जनाब ये चाचा जी की भी अदालत है। चाचा जी की अदालत कैसे? एक बेंच है जो मुकम्मल ही नहीं हो रहा, बन रहा है टूट रहा है, बन रहा है टूट रहा है। ये क्या किस्सा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले इमरान खान साहब की बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब ने जनाब अब फिर ऐलान कर दिया है। मैं फिर क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने पहले भी ऐलान किया था कि मैं जेलें भर देंगे, हम इनका शौक पूरा कर देंगे, जेल भरो तहरीक शुरू कर रहा हूं। ये इन्होंने कब कहा था? ये इन्होंने कहा था 7 अक्टूबर 2022 को मियाँ वाली में जलसा था। वहां इमरान खान साहब ने ये ऐलान फरमा दिया था कि जेल भरो, ये हमें जेलों से डराते हैं, हमें जेलों में डालने से ना डराओ। अभी तो मैं जेल भरो तहरीक शुरू करने लगा हूं। इन्होंने मियाँ वाली में ऐलान तो कर दिया था, लेकिन खुद छुपते फिरते रहे। कभी जाके केपी में बैठ जाते थे, कभी इस्लामाबाद के बाहर वो खवातीन को और अपने कारकुनों को इकट्ठा कर लेते थे। और हर, आपको याद होगा कि हर दूसरे दिन ये एक शोर मचता था, एक ट्वीट होता था मुराद सईद की तरफ से या किसी और तरफ से, कारकुनों पहुंचो बनी गाला, हमारे लीडर को लगे हैं गिरफ्तार करने। और फिर जब से ये लाहौर में आके बैठे हुए हैं, यहाँ भी इन्होंने वो बच्चों को, खवातीन को, बच्चे मतलब जो नौजवान कारकुन हैं, और फिर ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं कि हर जो उम्मीदवार है, बल्कि मैं देख रहा था वहाँ से गुजरते हुए कि एक ही हल्के के कई उम्मीदवार हैं और उन्होंने कैंप लगाए हुए हैं, और वो 50-50 बंदे हर एक के ये जुम्मा लगाया गया है। बहरहाल जी उन्होंने टिकट लेने हैं तो फिर अपनी वफादारी भी ज़ाहिर करनी है, शो करनी है। लेकिन ये नहीं पता कि अगर कोई रेड शेड होता है या कोई कार्रवाई होती है तो वो इनके जो किराए के कारकुन हैं वो वहाँ रुकते भी हैं या नहीं रुकते, क्या होता है। बहरहाल इन्होंने अब ऐलान कर दिया जनाब कि हमने जेलें भर देनी है, मेरा इंतज़ार करो मेरी कॉल का, तैयारी पकड़ लो नौजवानों। और इनका ख्याल ये था कि जनाब हुकूमत भी हमें थर थर काँपने लग जाएगी, कुछ थरथल्ली मच जाएगी, हलचल हो जाएगी, जो दीवारें हैं जेलों की वो ऊंची कर दी जाएंगी, कहीं ज़बरदस्ती ये जेल भरो तहरीक पूरी करने के लिए ये उसके नतीजे में ये ज़बरदस्ती जेलों में न दाखिल हो जाए, ये खान साहब। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो इनका मजाक उड़ा रही है, या जो भी इनके मुखालफिन हैं, जो दूसरे सियासी लोग हैं, वो इनका मजाक उड़ा रहे हैं। जनाब खान साहब ये कर लें शौक पूरा, जनाब आपने जो करना है जेल भरने का, क्योंकि ये अब अंदाज़ा हो गया है कि खान साहब बटके छटके ज़्यादा मारते हैं और अमलन इनसे कुछ नहीं होता। दाल कहीं गल नहीं रही। जिन्होंने इनको वो दिया था शुरू में सहारा, बैसाखियाँ फराहम की थी, बल्कि पूरा ये वजूद ही, इनका सियासी वजूद ही उन लोगों ने बनाया था, उन्होंने मुंह मोड़ लिया हुआ है। बिनते तरले काम नहीं आ रही, तो अब ये हुकूमत पे चढ़ाई करने की कोशिश की। वो कहते हैं जब एपीसी में आए ये एनआरओ मांगे जा रहे हैं। आज फिर परवेज खटक साहब ने कहा है यानी वहां कोई और मसला है, इनका मसला है इलेक्शन सिर्फ, या मौजूदा हुकूमत को तकलीफ देना, इंतशार फैला रखना, हुकूमत को कमज़ोर करने की कोशिशें जारी रखना। ये कह रहे हैं कि जनाब पहले इलेक्शन की तारीख दें फिर बात करेंगे। और फिर ये कितने गैर संजीदा लोग हैं कि ये कह रहे हैं कि जनाब शेख रशीद को एपीसी में पीटीआई की नुमाइंदगी के लिए भेज दिया जाए, और आजम सवाती को, ये फवाद चौधरी साहब ने कहा है, कहते हैं कि उन्होंने ये दी है तजवीज़। और फवाद चौधरी साहब के बारे में रिपोर्ट आ गई है कि जब वो गिरफ्तार हो गए हैं तो वो जनाब उन्होंने शराब पी हुई थी, उनका जो मेडिकल हुआ है उस हवाले से, और वो
जो रिपोर्ट आई है, तो वो लोग कहते हैं जब इतने दिन हो गए रिपोर्ट, वो रिपोर्ट देख लें आप कि 27 जनवरी की वो रिपोर्ट है, वो कोई 2 हफ्ते बाद रिपोर्ट नहीं आई। पता नहीं कि ये इन सब पे ये ऐसे जो इल्ज़ामात हैं ये आते हैं कि जनाब कोई लाइनें खींचता है, कोई शराब पीता है, किसी से वो शराब बरामद होती है तो बाद में पता चलता है वो कहते हैं जनाब ये तो शहद था। इस तरह की बातें हैं। इवन ये कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं, ये और उनके जो शेख रशीद हैं, उनकी गिरफ्तारी के वक्त भी ये पुलिस ने इस शक का इज़हार किया था कि वो नशे में थे। और इवन कि जो परवेज़ इलाही साहब के ड्राइवर और गनमैन पकड़े जाते हैं तो उनसे भी शराब बरामद होती है। वो कहते हैं ना परवेज़ इलाही साहब ने हमें भेजा हुआ था शराब लेने के लिए। अब पता नहीं किस हालत में होते हैं ये और किस हालत में क्या ऐलान करते हैं, क्या मशवरे करते हैं, कह ये रहे हैं कि जनाब उनको भेज देते हैं। बहरहाल ये खैर संजीदा सी बात है कि जनाब उनको भेजेंगे। और दूसरी तरफ जो कह रहे हैं ना, मजाक उड़ा रहे हैं, वो कहते हैं जनाब 2 दिन, यानी जो भी जेल में जाता है बंदा वो रोता हुआ ही बाहर आता है। आदम स्वाति की मिसाल दी है, शहबाज गिल की मिसाल दी है, फवाद चौधरी साहब की मिसाल दी है। चलो फवाद चौधरी साहब ने तो बाद में वो बच्चों की मोहब्बत में थोड़े से वो आबदीदा हो गए हैं, लेकिन बाकी तो जो भी आते हैं, इवन ये कि शेख रशीद जो है वो भी आज घबराए हुए थे। जब उन्हें धक्का लगा है तो वो एक सिपाही ने उन्हें संभाला है, तो उसके गले लग के ऐसे लग रहा था जैसे रो रहे हैं। वो मुझे मारा मोरा कुछ नहीं जनाब, लेकिन ये है कि मेरा वो उन्होंने मुझे सोने नहीं दिया। तो ये मैंने कल के भी इलाके में कहा था कि शेख रशीद की जान भी इतनी जल्दी नहीं छूटनी। उनके मुंह को जब तक लगाम नहीं उनके डाली जाएगी, ज़ुबान को लगाम नहीं दी जाएगी, उस वक्त तक ये मामला जो है ये चलता रहना है ऐसे ही। खान साहब फरमा रहे हैं हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ से कल भी मैंने बहुत सारे लोगों के नाम लिए थे जो खान साहब के दौरे हुकूमत में जिन्होंने वो कहते हैं कि सियासी इंतकाम का वो जिन्हें निशाना बनाया गया और उन्होंने जेलें काटी। तो आज हमारी वज़ीर इत्तलात जो हैं उन्होंने भी ये नाम जो हैं वो बताए जनाब, वो कितनी कितनी देर जेलों में रहे, उनके साथ क्या होता रहा वहाँ जेलों में, और वो तो नहीं रोए। अब ये इनके जो लीडरान हैं बड़े बड़े ए क्लास, वो अगर जेल जाते हुए डरते हैं, रोते हैं। शहबाज गिल का कल मैंने बताया था, वो कहते यार ऐसी बातें न करें, वो पकड़ कर हो रहा है, मुझे ये पकड़ के ले जाएंगे, आपको भी पकड़ के ले जाएंगे। तो फिर ये जेल किसने भरनी है? क्या वहां से वो कासिम और सलमान ने आना है लंदन से, वो आके जेल भरेंगे? खान साहब गिरफ्तारी के डर से, मैंने पहले भी अर्ज किया कि वो वहाँ खवातीन और वो अपने कारकुनों को बाहर बिठाया हुआ है कि जनाब कुछ होने। बनी गाला में भी मैंने जिक्र किया है कि ऐसे करते थे। फिर जेल भरो तहरीक शुरू कैसे करेंगे? जेल भरो तहरीक तो लीडर शुरू करता है। और आम तौर पे ये होता है कि जब समझते हैं कि रियासत जो है वो इंतकाम पे उतरी हुई है और अदालतें हमें इंसाफ नहीं दे रही, फिर मामला जाता है इसकी तरफ, ये जो जेल भरो तहरीक। जब कुछ चारा नहीं होता कि जेल तो जाना ही है यार, तो फिर रज़ाकराना तौर पर जेला भर दो। एक तरफ ये कहते हैं हमें अदालतों से इंसाफ की पूरी तवक्को है, दूसरी तरफ ये जेल भरो तहरीक चलाना चाह रहे हैं। या फिर अदालतों से मुकदमात वापस ले लें, जो इन्होंने तमाम मुकदमात में सारे ही ये ज़मानतों पे हैं, जो भी इनकी आला क़यादत है, तो फिर ले लें वापस और दे दें गिरफ्तारियाँ। क्या है इसमें है, करें जुर्रत। वो दूसरी तरफ वो ये कहते हैं यार ये तो एमी बस एम बड़क मारदा, इन करना कुरना कोई नहीं, इन्नी जरूरत नहीं हैगी, इन्हें जो जनाब करन। वो क्या खान साहब जो खुद गिरफ्तारी देंगे? वो जो लीडरों से शुरू होती है, ये जो गिरफ्तारियों की जेल भरो तहरीक है ना, ये लीडरान से शुरू होती है। बड़े एक क्लास लीडर जो होते हैं किसी तहरीक के, वो सबसे पहले गिरफ्तारी देते हैं। आपको याद होगा कि अभी यौम कश्मीर के हवाले से मुझे याद आ गया कि यासिन मलिक साहब जो हैं वहाँ, उन्होंने जनवरी 2013 में ये जेल भरो तहरीक शुरू की थी। 10 दिन की मुहिम थी वो। सबसे पहले उन्होंने अपने 50 कारकुनों के साथ श्रीनगर में गिरफ्तारी दी थी। फिर यासिन मलिक साहब को उम्र कैद की सजा भी हो गई। ये दावे तो करते हैं कि जनाब मैं आज़ादी का मुजाहिद हूँ, लेकिन बुज़दिली ऐसी है कि घर से निकल नहीं रहे, टांग नहीं ठीक हो रही। अगर आज़ादी के मुजाहिद देगा, अभी मैं मौजूदा दौर की ही बात कर रहा हूँ, माजी में नहीं जाता। जैसे मैंने यासिन मलिक की बात की, सैयद अली गिलानी मरहूम, उनको देख लें, वो गिरफ्तारियों से घबराते थे,
पूरी ज़िंदगी जेल में गुजार दी उन्होंने एक काज के लिए। वो तो किसी मकसद के लिए जेल जाते थे। आप किस मकसद के लिए जेल भरो तहरीक चला रहे हैं? वो आपको तो एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन की तारीख दे दें, फिर एपीसी में आएँगे। भाई वो जो पाकिस्तान में जेल भरो तहरीक, मेरे ख्याल एक ही निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक चली थी। असल में वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक थी, जब उसको फिर निज़ाम मुस्तफ़ा का नाम दे दिया गया और फिर उसमें जेल भरो तहरीक हुई थी। कुछ लोग जो हैं उन्होंने गिरफ्तारियां दी थी काफ़ी बड़ी, और फिर जो एमआरडी की तहरीक थी उसमें भी जेल भरो तहरीक जो है वो शुरू की गई थी मुहिम। उसमें भी लीडरान की भी और दीगर लोगों की भी गिरफ्तारियां हुई थी। और खान साहब दलेर इतने हैं और मामला फहम इतने हैं कि जो जब कश्मीर वाला इशू हुआ है, ये अमेरिका में गए, डोनाल्ड ट्रंप से मिले, वहाँ जनाब इन्होंने कहा कि जनाब साल्सी मोदी के दरमियान, और फिर दुआएं मांगते रहे कि मोदी दोबारा इलेक्शन जीत जाए तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। और उन्होंने अगस्त 2019 में मसला कश्मीर हल कर दिया। वो आर्टिकल जो थे 370 और 35 ए, वो आइन से निकाल दिया। खसूसियत जो थी कश्मीर की ख़त्म कर दी। वो अब कश्मीर का हिस्सा है, यहाँ वो इंडिया का हिस्सा है। वहाँ का जो कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर, वहाँ जो लोग हैं इंडियन, वो पहले वहाँ जाके नहीं जायदादें वगैरह बना सकते थे, शहरियत नहीं मिल सकती थी, अब वहाँ जा सकते हैं, बना सकते हैं, जो भी करना। और ये असम्बली में जब शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे, इन्होंने तनकीद की इस मामले पे, तो ये लमलेट हो गए। तो क्या मैं जंग छेड़ दूं? ये इन्होंने बाकायदा असम्बली के फोरम पे खड़े होके शहबाज शरीफ की तरफ मुंह करके कहा था कि तो क्या मैं जंग छेड़ दूं? कोई लाहे अमल नहीं बनाया जा सका उस मामले को हल करने के लिए, जो ज़ाहिर है 1947-48 से लेके अब तक एक मसला है, करारदादें हैं अक़वाम मुत्तहिदा की। और फिर इन्होंने एक और काम किया, जिन पे इल्ज़ाम लगाया इंडिया ने कि ये जनाब पाकिस्तान से मुजाहिदीन भेजते हैं कश्मीर में, या कश्मीरी मुजाहिदीन की अमलन मदद करते हैं, उन सब को पकड़ के जेलों में डाल दिया। ये हाफ़िज़ सईद जो हैं 2019 से गिरफ्तार हैं, उनके तमाम साथी, वो जो उनकी जमात दावा थी, उसके जितने भी लोग हैं पकड़ के बड़े बड़े लीडर जेलों में डाले हुए हैं। ये खान साहब का ही कारनामा है और किसका कारनामा है? और जो इंतकामी कार्रवाइयों की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने जो लिस्ट दी है इंतकामी कार्रवाइयाँ, वो उसका एक और सबूत, वो आशियाना हाउसिंग स्कीम वाला जो स्कैंडल है, उसमें जो नैब ने वादा माफ गवाह बनाए हुए थे, वो मुकर गए हैं। उनका जनाब हम तो नैब के खौफ से ये गवाहियाँ दे रहे थे, उसमें कोई मामूली सी बेज़ाब्तियाँ ज़रूर हैं, करप्शन का कोई चक्कर ही कोई नहीं उसमें। उसमें शहबाज शरीफ पे इल्ज़ाम है, अहद पे इल्ज़ाम है, शायद फवाद हसन फवाद साहब का भी उसमें नाम है। तो वो जो कर्नल रिटायर्ड थे आर हमीद साहब, उन्होंने कह दिया कि जनाब वो मैं तो डर के मैंने गवाह बन गया था, कोई चक्कर नहीं ऐसा। और जो लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी ज़मानत मंजूर की थी शहबाज शरीफ की, तो उसमें उन्होंने ये बाकायदा, मुझे याद है कि ये कहा हुआ है उन्होंने अदालत ने कि यार जो बंदा पैसे बचा रहा था, करप्शन रोक रहा था, उसको आपने मुलज़िम बना दिया हुआ है। इसको कहते हैं खान साहब सियासी इंतकाम या इंतकामी कार्रवाइयाँ। जो ये हो रहा है, ये तो बहरहाल ये भी अगर गलत कर रहे हैं बीच में, तो लेकिन ये तो चीज़ें सामने है ना, कानून की नज़र में जो गलत है, अब वो बयान करते हैं। आपने भी कहा जरदारी साहब पे कि जनाब उन्होंने मेरी सुपारी दे दी है, शेख रशीद ने भी यही कहा, और फिर फवाद चौधरी साहब ने धमकी दी। देखिए ना, अपनी बच्चियों का ज़िक्र करते हुए आप दीदा हो गए, उनके बच्चों को धमकियाँ दे रहे हैं, आपको घर तक छोड़ के आएँगे, ये कह दूँ, वो कह दूँ, जो भी। खान साहब आपने भी ऐसी बातें की हुई हैं। तो बहरहाल अब खान साहब का जो वो है ना दबदबा, वो एक इन्होंने बनाया हुआ था पता नहीं क्या, कि मैं ये कर दूँगा तो ये हो जाएगा। ना इनके पीछे के लोग निकल रहे हैं, ना इनसे कोई डर रहा है, बस गिदड़ बप्पियाँ दे रहे हैं, दिल को तसल्ली दे रहे हैं। इर्द-गिर्द लोग बैठे होते हैं, वो वाह-वाह कर देते हैं खान साहब की। और फिर इनका एक करीबी बंदा आज कह रहा था, नहीं जनाब आपको नहीं पता, वो उन्होंने प्लान कर लिया हुआ है कि खान साहब को नहीं रहने देना, उनकी जान को बड़ा ख़तरा है, इसलिए नहीं निकल रहे। और यही बातें ज़ाहिर है, अगर मुझे वो कह रहे हैं, खान साहब के भी कान इसी तरह भरे जा रहे होंगे, और खान साहब डर के, वो कहते हैं ना खुड में बड़े हुए हैं, तो वो निकल ही रहे। तो फिर जेलें भरनी है इन्होंने, और जेलों में इनको एक दफ़ा जेल गए थे, तो बाहर निकल के इन्होंने कहा यार गर्मी बड़ी नहीं, जेल कटनी बड़ी औखी है। ये इन्होंने खुद कहा हुआ है। बहरहाल अब आते हैं जनाब उसकी तरफ कि जो
चाचा जी की अदालत और ससुर जी की अदालत। वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं जनाब मोहम्मद मीर भट्टी साहब, उनके दामाद हैं अली अफजल शाही साहब। अली अफजल शाही साहब जो हैं ये पीटीआई के एमपीए थे और फिर ये वजीर भी रहे हैं। और जो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता है यहाँ से लाहौर हाई कोर्ट से इनको, तो वो कहते हैं शायद अली शाही की वजह से शायद चीफ जस्टिस साहब इस तरह के बेंच बनाते हैं। भाई यही चीफ जस्टिस जिन्होंने हमजा शहबाज वाला जो इलेक्शन था इन्हीं का आर्डर था। ये जजमेंट भी लाहौर हाई कोर्ट ही की थी कि राजा परवेज़ अशरफ जो हैं ये हमजा शहबाज से आके हल्फ लें, और यही जवाद हसन साहब जो अब इलेक्शन की तारीख वाला केस सुन रहे हैं, इन्होंने ही ये जजमेंट दी थी कि जनाब सदर और गवर्नर उस वक्त के जो थे उमर सरफराज चीमा, वो आइन के आर्टिकल जो 5 हैं उसके मुनाफी काम कर रहे हैं। यानी कि ये कि जो हुब्बुल वतनी का लाजम है हर शख्स पे कि वो वतन से मोहब्बत करे, हुब्बुल वतनी पे शक नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 5 उसके खिलाफ ये काम कर रहे हैं, उसके मुनाफी इनकी बातें हैं। बहरहाल अब जो कह रहे हैं जनाब एक नई बात शुरू हो गई है वो बेंच की वजह से कि चाचा जी की अदालत, वो ससुर जी की अदालत, अब यही अदालत चाचा जी की अदालत। वो चाचा जी की अदालत ये है कि यार एक ना यहाँ एडवोकेट जनरल पंजाब, इन्होंने नई हुकूमत जो निगरान हुकूमत आई है, इन्होंने एडवोकेट जनरल पंजाब समेत अहमद अवैस समेत जो 98 लॉ ऑफिसर थे, एडिशनल एडवोकेट्स जनरल और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, वो निकाल दिए। वो चले गए जनाब अदालत में। उनमें से कोई 25-30 पहले दिन गए हैं, वो शायद 25 जनवरी को मिस्टर जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर की अदालत में केस लगता है। वो उसको इंटरिम ऑर्डर के जरिए उन लोगों को बहाल कर देते हैं। उससे अगले दिन बाकी भी चले जाते हैं, बाकी जाते हैं तो वो भी बहाल कर दिए जाते हैं। और फिर अहमद अवैस साहब भी चले जाते हैं, जनाब मुझे भी बहाल करें। मुजम्मल अख्तर शबीर साहब उसको वो कहते हैं जनाब इनकार कर देते हैं, सुनने से मजूरी ज़ार कर देते हैं, शायद एतराज़ किया जाता है तो वो ये 27 तारीख को वो इसको सुनने से मजूरी ज़ार करते हैं और 27 तारीख को होता है जुमा। अब ये लाहौर हाई कोर्ट कहते, दूसरी तरफ ये बातें की जा रही है कि जनाब घर से बुलाया गया उनको, जज साहब को, तो एक ही दिन में तीसरा बेंच बन गया, इस तरह की बातें। लेकिन वो ये कहते हैं कि वो 27 तारीख को वो फिर जुमे का दिन था, तो मुजम्मल अख्तर शबीर ने जब इनकार किया तो वो मिस्टर जस्टिस शाहद करीम की अदालत में मामला भेज दिया गया। लेकिन जुमा था और शाहद करीम साहब जो हैं वो जुमे की वजह से चले गए हुए थे। तो फिर वकला ने इस्तदा की, अहमद अवैस के वकला ने, कि जनाब किसी और बेंच में भेज दें, और फिर आसम हफीज़ साहब के बेंच में भेज दिया गया। और आसम हफीज़ साहब के बारे में मैंने अर्ज़ किया था कि वो मिस्टर जस्टिस साबक जो है अजमत सईद साहब उनके जूनियर रहे हुए। बहरहाल उन्होंने स्टे कर दिया और दूसरे दिन जब समाअत की तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें तो और भी बहुत सारे मामलात हैं जो निगरान हुकूमत के तबादलों तैनातियों के मुतल्लक जो इख्तियारात हैं, उसका जो केस है वो लार्जर बेंच में लगा हुआ, तो इसको भी लार्जर बेंच में भेज दिया जाए। अब लार्जर बेंच में भेजा जाता है जनाब, लार्जर बेंच बना दिया जाता है शुजात अली खान साहब की सरबराही में। अब शुजात अली खान साहब बेंच बन जाता है, वो इनकार कर देते हैं। उनके इनकार के बाद ये एक 3 रुकनी बेंच बना दिया जाता है मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी साहब का। फिर पता चलता है कि नहीं यार ये 3 रुकनी, उसमें तो फिर आसम हफीज़ को भी होना चाहिए, मुजम्मल अख्तर शबीर को भी होना चाहिए, और शाहद करीम को भी होना चाहिए, और फलां को भी होना चाहिए। फिर ये एक 5 रुकनी बेंच बना देते हैं मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी साहब की सरबराही में। ये मैं बताता हूँ चाचा जी की अदालत की में क्यों लोगों के मुंह पे चढ़ गया ये। तो वहाँ ये जनाब 5 रुकनी बेंच बना दिया जाता है। उसमें आबद अली शेख साहब होते हैं, मुजम्मल अख्तर शबीर साहब होते हैं, और रसाल हसन सैयद साहब होते हैं, और आसम हफीज़ साहब होते हैं। अब हफ्ते के आखिरी रोज़ ये हुआ है कि जो रसाल हसन सैयद साहब हैं उनका कोई हल्का फुल्का कोई मेडिकल का मसला है, तो उन्होंने अब इनकार कर दिया, माजरत कर लिए केस की समाअत से। तो अब उनकी जगह मिस्टर जस्टिस शाहद करीम को शामिल किया है बेंच में। यानी वो बेंच ही नहीं मुकम्मल हो रहा, बन गया टूट गया, बन गया टूट गया, तीसरा बेंच, चौथा बेंच, पांचवा बेंच। अब मसला ये है चाचा जी की अदालत वाला, वो मैं तो इस बात पे यकीन नहीं रखता। मैंने अर्ज़ किया ना,
حمزہ شہباز کو جو ریلیف ہائی کورٹ سے ہی ملا تھا نا، یہی چیف جسٹس تھے نا، تو ابھی حال ہی کی بات ہے نا، وہ تو سپریم کورٹ میں جا کے معاملہ ادھر ادھر گڑبڑ ہو گئی تھی۔ تو اب دوسری طرف جو بات ہے کہ یہ چاچا جی کی عدالت کیوں ہے، ایک ہیں جناب ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل آصف افضل بھٹی صاحب، وہ جناب ان کے سکے بھتیجے ہیں مسٹر جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب کے۔ تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جناب چاچے اور بھتیجے دی محبت جڑی ہے جوش مار رہی ہے، یہ بورے والا کے ہیں اصل میں نا۔ یہ افضل بھٹی صاحب، یہ محمد امیر بھٹی صاحب اور یونس بھٹی صاحب ایک بھائی ان کے اور ہیں، ان کا وہاں پراپرٹی کا جو ہوسٹنگ سوسائٹیوں کا بھی کاروبار ہے۔ یونس بھٹی صاحب جو ہیں ان کے بھائی، وہ بھی بار کونسل کے رکن رہے ہوئے ہیں۔ آصف افضل بھٹی صاحب ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں نگران حکومت نے عہدوں سے ہٹایا، یعنی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھے، ان کو انہوں نے نکال دیا۔ جو درخواست گزار ہیں بحالی کے لیے ہائی کورٹ میں گئے ہوئے، ان میں آصف افضل بھٹی صاحب بھی کا نام بھی ہے، اور انٹرم آرڈر کے ذریعے جو لافٹر بحال ہو چکے ہیں 98 کے قریب ایڈوکیٹ جنرل سمیت، ان میں آصف افضل بھٹی صاحب کا بھی نام ہے۔ تو کیا ایک بندے کے لیے یہ اتنی بدنامی جو ہے یہ لی جا سکتی ہے؟ اور یہ جو آصف افضل بھٹی صاحب ہیں نا، ان کے بارے میں ایک اور بھی بتا دوں، جب یہ 28 مئی 2018 کو پنجاب حکومت، بلکہ میرے خیال 30 کو گئی تھی نا حکومت، ختم ہو گئی تھی مدت، تو اس سے 2 دن پہلے، 2 یا 3 دن پہلے 28 مئی کو انہوں نے کچھ لا افسر نہ بھرتی کیے تھے، ان میں آصف افضل بھٹی صاحب کا بھی نام تھا۔ یہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل آئے تھے، بعد میں پھر ان کو نکال دیا گیا، اور پھر بزدار ہی کی حکومت میں یہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے طور پہ آئے 4 فروری 2020 کو۔ یعنی پہلے انہیں نون لیگ والوں نے رکھا جاتے جاتے، پھر انہیں بزدار حکومت نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تعینات کیا، تو اب نگرانوں نے آ کر انہیں ہٹا دیا۔ اب میں یہ بھی بتا دوں، اس وقت جب یہ بھرتی ہوئی تھی نا 2018 میں، تو میں نے پتہ کیا تھا یہ بھرتیاں 2 دن پہلے جانے سے کیوں ہوگی، تو وہ یہ پتہ چلا تھا کہ یہ قاسم خان صاحب جو چیف جسٹس تھے، ان کی کہہ لیں اب سفارش پہ یہ بھرتیاں ہوئی ہیں۔ یعنی ان کے سفارشی جو ہیں یہ امیر بھٹی صاحب نہیں بلکہ قاسم خان صاحب تھے۔ اور ویسے ہو جاتا ہے ایسے کہ یعنی اپنے رشتہ دار جو ہے اس کو ڈائریکٹ سفارش کرنے کے بجائے برادر جج سے کہہ دیا جائے، جن کے ساتھ بڑا دوستانہ یارانہ ہو، تو یہ معاملہ اب ہے۔ اس لیے اس کو اب لوگ جو ہیں ایک اور نام دے رہے ہیں، کبھی یہ لوہار کورٹ، لوہار ہائی کورٹ، پھر جناب سسر جی کی عدالت، پھر چاچا جی کی عدالت، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اور میرا خیال ہے نہیں ہونی چاہیے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے جناب بڑی غیر جانبدار ہائی کورٹ ہے، جس کے خلاف ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں جناب یہ فلاں کورٹ ہے، کبھی لوہار ہائی کورٹ بن جاتی ہے، کبھی فلاں کورٹ بن جاتی ہے، کبھی فلاں کورٹ بن جاتی ہے، کبھی بریف کیس کی باتیں ہونے لگتی ہیں، کبھی کوئی باتیں ہونے لگ جاتی ہیں۔ بہرحال ایک ادارے کا تقدس ہوتا ہے، اس کا تکریم ہوتی ہے، اس کو پامال نہیں ہونا چاہیے، اور جو متعلقہ لوگ ہیں انہیں بھی اس چیز کا جو خیال ہے وہ کرنا چاہیے کہ کوئی کچھ ایسا نہ ہو جائے جس سے ادارے کی بدنامی ہو، کسی شخص کی بدنامی ہو۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔